यानी इसमें राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 जब स्थापित की गई थी, तो इस नीति के अंतर्गत ये कुछ महत्वपूर्ण 10 लक्ष्य रखे गए थे। इन 10 लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, जिसमें अपन ने देखा था पहले कि ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे जो है वो किस प्रकार के होंगे, जहां पर कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो, यानी एक तरह से पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए। एक बार इसको दोबारा ध्यान से देखना, तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की थी, तो घरेलू उड्डयन को बढ़ावा देने के लिए देश में पहली राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 15 जून 2016 को घोषित की गई थी। एक कानून बनाया गया जिसके अंतर्गत कुछ लक्ष्य और उद्देश्य रखे गए। पहला उद्देश्य लक्ष्य क्या था? नागरिक उड्डयन के मामले में देश को 2022 तक जो 90वें स्थान पर आता है यात्री कर भार के रूप में, उसको तीसरा बड़ा बाजार बनाना। वर्तमान भारत का 90वां स्थान है यात्री आय को लेकर के, जिसको तीसरे स्थान पर लाना। दूसरा जो था घरेलू टिकटिंग, घरेलू टिकट यानी घरेलू जो यात्रा थी, उस घरेलू यात्रा को 2015 में 8 करोड़ से बढ़ाकर के 30 करोड़ तक करना, ये इनका दूसरा उद्देश्य था। 8 करोड़ रुपए की इनकम हो रही थी 2015 में, उसको बढ़ा करके आगे 30 करोड़ तक उसको ले जाना। वाणिज्यिक उड़ानों के लिए हवाई अड्डों की संख्या जो थी वो 2016 में 77 थी, जिसको 2019 तक बढ़ा करके 127 करना। वाणिज्यिक यानी व्यापारिक दृष्टि से जो हवाई अड्डे थे उनकी संख्या को बढ़ाना। अगला जो है मालवाहक सामान की यात्रा को, जो माल ले जाने वाले जो सामान ले जाने वाले जो वायु परिवहन होंगे, उनकी 4 गुना बढ़ाकर 2027 तक 10 मिलियन टन माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने के लिए सक्षम बनाना। विमान सेवाओं की पहुंच हर आदमी तक पहुंचाना, प्रत्येक आम आदमी इस विमान सेवा का फायदा उठा सके, इसके माध्यम से यात्रा कर सके, ऐसी पहुंच बनाना। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे व हेलीकॉप्टर अड्डों का विकास करना, इनका मुख्य उद्देश्य ऐसा था कि ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे ज्यादा से ज्यादा हो ताकि कार्बन उत्सर्जन, जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, वो पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सके। और हेलीकॉप्टर अड्डों का विकास करना, हेलीकॉप्टर अड्डे अपने देश के आंतरिक भागों में, ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टरों की सहायता से, तो हेलीकॉप्टर अड्डों का और ज्यादा विकास करना। अभी वर्तमान में जो हेलीकॉप्टर अड्डे है वो बहुत कम है। ये क्या होता है, पर्टिकुलर केवल कुछ व्यक्ति ही इसका यूज करते हैं। जैसे सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो अपने सेना क्षेत्र में होता है इसका। वर्ष 2025 तक गुणवत्ता प्रमाणित 3.3 लाख कुशल कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। कुशल कर्मी यानी इतने लोगों को रोजगार प्रदान करना। हवाई क्षेत्र के माध्यम से इन 3.3 लाख कुशल कर्मियों की उपलब्धता, इतने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। लचीला एवं मुक्त ओपन इकाई पॉलिसी वो कोड शेयरिंग समझौते। अब इसमें कहा है कि लचीला और मुक्त, यानी ऐसा नहीं हो इसके जो कानून है वो कानूनों में कुछ परिवर्तन भी कर सके। ओपन इकाई पॉलिसी सभी के लिए, ओपन इकाई पॉलिसी यानी ऐसी योजनाएं लाई जाए ताकि आम आदमी तक उसकी पहुंच हो सके। कोड शेयरिंग समझौते, एक दो अलग अलग कंपनियां होती हैं, उन दोनों कंपनियों के मध्य जो साझा प्रयास है, तो वो अभी कई बार अपन देखते हैं बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जैसे एक कंपनी है उसमें एक उड़ान यहाँ से और दूसरी कंपनी की सेम वही उड़ान है उसी क्षेत्र में जा रही है। इसमें अपन बात करें 150 आदमियों की बैठने की कैपेसिटी और इसके पास भी 150 की है, इसके पास 70 आदमी जा रहे हैं और इसके पास भी 70 आदमी जा रहे हैं, यानी दोनों को अगर चाहे तो एक के माध्यम से भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन वर्तमान में क्या होता है, ये अपनी उड़ान को अलग ले जाते हैं, ये अलग ले जाते हैं। ईंधन का खर्च तो बराबर दोनों का अलग अलग होता है, यानी एक ईंधन खर्च में भी ये लोग यात्रा कर सकते थे। तो इस प्रकार कोड शेयरिंग, कुशल कर्मियों की उपलब्धता के बाद में अपन बात करें कोड शेयरिंग समझौते, दोनों कंपनियों के मध्य इस प्रकार के समझौते भी होने चाहिए ताकि यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए हमें डबल खर्च नहीं करना पड़े। नियमों में ढील, आसान प्रक्रिया, ई गवर्नेंस द्वारा व्यापार करने में सुगमता। ई गवर्नेंस चाहते हैं इंटरनेट के माध्यम से जो व्यापारिक केंद्र है उन व्यापारिक केंद्रों में उसके जो नियम है उन नियमों में थोड़ी ढील होनी चाहिए, आसान प्रक्रिया होनी चाहिए ताकि हर व्यक्ति उसका फायदा उठा सके। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देना। अब इस हवाई क्षेत्र से संबंधित मेक इन इंडिया, हर वस्तु का प्रयोग जो है, जिसका प्रयोग मानव कोई भी इस यात्रा के दौरान करता है, उसका निर्माण भारत में हो। तो मेक इन इंडिया को ज्यादा प्राथमिकता देना, तभी अपना भारत क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो ये 10 ऐसे लक्ष्य रखे गए थे। तो उपयुक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो प्रावधान किए गए, उनमें 1 घंटे तक की उड़ान के लिए टिकट का मूल्य कितना कर दिया गया, कि केवल घरेलू सेवाओं के लिए, बाहरी सेवाओं के लिए नहीं, इसमें 1 घंटे तक की उड़ान। अब 1 घंटे की उड़ान के लिए इन्होंने क्या किया, टिकट का मूल्य कर दिया 2500, आधे घंटे के लिए कितना कर दिया, 1200 तक सीमित रखने को कहा गया। अब कई बार अपन देखते हैं कि एक बार जयपुर से दिल्ली किसी को जाना है,
तो जयपुर से दिल्ली मैक्सिमम 30 से 40 मिनट का समय लगता है। तो 30 से 40 मिनट के लिए यानी आधे घंटे का न्यूनतम कितना किराया हो गया, 1200। 1 घंटे का किराया हो गया 2500। तो इस 2500 पहले क्या है बहुत ज्यादा वसूल करते थे, तो इसकी एक लिमिट कर दी गई कि आधे घंटे के लिए 1200 वसूल करेंगे और 1 घंटे के लिए 2500 रुपये किराया होगा। 1 घंटे की उड़ान के लिए जहाँ पहुंचने में 1 घंटा लग रहा हो वहां पर 2500, जहाँ पहुंचने में आधा घंटा लग रहा हो वहां पर 1200। इसके लिए विमान कंपनियों को होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किस प्रकार की जाएगी? 80%। तो अगर यहाँ पर जो लॉस होता है कंपनियों को, उसमें 80% जो लॉस है उसका 80% हिस्सा तो केंद्र सरकार देगी और 20% हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी। तो 80-20 के अनुपात में वहन की जाएगी। साथ ही कुछ अन्य सुधार किए गए प्रथम उड्डयन नीति में, और भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण सुधार इसके अंतर्गत किए गए थे। तो ये क्या था, नागरिक राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 में बनाई गई थी। पहली भारत में पहली नागरिक उड्डयन नीति थी। ठीक है। अब नेक्स्ट अपना आता है जल परिवहन। अपने सड़क परिवहन हो गया, रेल परिवहन हो गया, वायु परिवहन हो गया, अब आता है जल परिवहन। जल परिवहन जो है सबसे सस्ता परिवहन है। इसमें अभी सबसे सस्ता क्यों है? क्योंकि इसके लिए हमें मार्ग बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें परिवहन मार्ग निर्माण एवं रख रखाव की समस्या नहीं होती तथा भारी भरकम सामानों का सुरक्षित परिवहन होता है। ज्यादा से ज्यादा भारी सामान भी इसके माध्यम से आसानी से दूसरे स्थान पर पहुंचाए जा सकते हैं। तो भारी सामानों का भी क्या होता है, परिवहन आसान होता है। भारत के जल परिवहन के विषय में मैगस्नीज व एरियन ये दो विद्वान थे। इन दोनों विद्वानों के जो लेख थे उन लेखों से ज्ञात होता है कि गंगा और उसकी 17 सहायक नदियां, गंगा और गंगा की 17 सहायक नदियां हैं। तो इन सभी के माध्यम से पहले क्या होता था प्राचीन काल में, तो गंगा और उसकी 17 सहायक नदियां, सिंधु और उसकी 13 सहायक नदियां में नौकाओं द्वारा परिवहन किया जाता था। कब की बात कर रहे हैं अपन? मैगस्नीज की, इंडिका, एरियन जो विद्वान है इनके लेखों से ये ज्ञात हुआ है कि गंगा और उसकी 17 सहायक नदियों में नौका परिवहन, नाव के माध्यम से पहले क्या किया जाता था, परिवहन किया जाता था। भारतीय सामुद्रिक मार्ग पर, सामुद्रिक या समुद्री मार्ग जो थे उस पर चोल राजाओं का एकाधिकार था। चोल साम्राज्य अपन ने पढ़ा था 10th में, चोल साम्राज्य। उस चोल साम्राज्य का एकाधिकार था, पूर्ण रूप से समुद्री क्षेत्र पर इनका अधिकार था। तो चोल राजाओं का एकाधिकार था और उनका जहाजी बेड़ा इतना सस्ता था कि उन्होंने सामुद्रिक मार्ग से विदेशियों को हमले का दुस्साहस नहीं करने दिया। यानी समुद्री क्षेत्र से विदेशी जो थे उन विदेशियों को कभी अपने देश के ऊपर हमला नहीं करने दिया इन्होंने। इतना सामुद्रिक बेड़ा इनके पास इतना मजबूत था। पिछली शताब्दी तक ब्रह्मपुत्र में डिब्रूगढ़, जो असम वाला जो क्षेत्र है, डिब्रूगढ़ तक गंगा में पटना के आगे और यमुना में आगरा तक स्टीमर चला करते थे। यानी इंजन वाली जो नावें होती थी वो चलाई जाती थी, आगरा तक स्टीमर चला करते थे। रेल मार्गों के विकास के कारण आंतरिक जल परिवहन कम होने लगा। जब रेल मार्गों का विकास हुआ तो इसलिए धीरे धीरे इसमें कमी आने लगी, किंतु इसके विकास के लिए पर्याप्त संभावनाएं थी। भारत व्यापारिक जहाज रानी बेड़े की दृष्टि से विश्व के 16वें स्थान पर आता है। अगर अपन देखें जल परिवहन की दृष्टि से भारत का स्थान तो वो आता है 16वें स्थान पर। इसकी दृष्टि जहाज रानी, जहाजों के चलाने की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 15 देश अपने से इस मामले में आगे है। अब भारत के जो जलमार्ग है उनको दो भागों में विभाजित किया गया है, आंतरिक जल परिवहन और महासागरीय जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन देश के आंतरिक भागों में नदियों, झीलों, नदियों और झीलों के माध्यम से किया जाने वाला परिवहन, जबकि महासागरीय परिवहन सागर और महासागरों से किया जाने, सागर और महासागरों से किया जाने वाला परिवहन महासागरीय परिवहन। यानी इसको अपन बोल सकते हैं राष्ट्रीय और इसको अंतर्राष्ट्रीय बोल सकते हैं। एक ही नाम है, राष्ट्रीय परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन। राष्ट्रीय परिवहन देश के आंतरिक भागों में, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन देश के बाहरी भागों में। तो अपन पहले देखते हैं आंतरिक जल परिवहन। भारत के पास अंतर्देशीय जहाज रानी के लिए 14,500 किलोमीटर का जलमार्ग है। अंतर्देशीय यानी अपने देश में अपने जहाजों को चलाने के लिए हमारे पास 14,500 किलोमीटर जलमार्ग है जो आंतरिक भाग में हम चलाते, संचालित करते हैं, जिसमें नदियों और नहरों का योगदान सबसे ज्यादा है। नदियों और नहरों के माध्यम से हम परिवहन जो करते हैं वो सबसे ज्यादा करते हैं। इसमें बड़ी नदियों के 3,700 किलोमीटर लंबे मार्ग यंत्रीकृत नौका द्वारा नौगम्य है। यंत्रीकृत, यंत्रों से संचालित जो नौकाएं होती है, नाव होती है, उनके द्वारा पार किया जाता है। इनमें से भी 2,000 किलोमीटर लंबे जलमार्गों का ही प्रयोग किया जाता है।
अभी 3700 किलोमीटर जो जलमार्ग है यंत्रीकृत नौकाओं का, उसमें से केवल 2000 किलोमीटर जलमार्ग है वही हमारे प्रयोग में आ रहा है। इसके अतिरिक्त देश में 4300 किलोमीटर नौगम्य नहरें भी, नहरों के माध्यम से भी क्या किया जाता है, परिवहन किया जाता है। 4300 किलोमीटर, जैसे अपन बात करें इंदिरा गांधी नहर, तो उसके माध्यम से भी अगर, क्योंकि इन नहरों के माध्यम से क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल का आदान प्रदान भी किया जाता है। 4300 किलोमीटर लंबे नौगम्य नहरें भी है, जिनमें से केवल 900 किलोमीटर लंबे नहर मार्ग ही यंत्रीकृत जलपोतों द्वारा नौगम्य है। अभी 4300 किलोमीटर हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन प्रयोग कितने का होता है, केवल 900 किलोमीटर लंबे नहर मार्गों का प्रयोग यंत्रीकृत मशीनों से चलने वाले, इंजन से चलने वाले जो जहाज है, छोटी छोटी नावें होती है, उन जलपोतों का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। देश के सर्वाधिक आंतरिक जलमार्ग कहाँ पर स्थित है? देश में, अपने देश के आंतरिक भागों की बात कर रहे हैं तो अपना हमारे देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम, केरल, बिहार और उड़ीसा, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा आंतरिक जलमार्ग उपलब्ध है। ये इसमें देखो कुछ मानचित्र में दिया हुआ है, जैसे गंगा नदी और गंगा की सहायक नदियां, गोमती, घाघरा, गंडक, इधर से यमुना आ गई, यमुना की सहायक चंबल आ गई, सोन आ गई, ये इसकी सहायक मुख्य नदियां हैं। तो इन ये जो सारे मार्ग थे, ये सारे हमारे पास नौका मार्ग के लिए काफी आसान थे। ये समुद्री पतन है, हमारे समुद्री पतन में ये हल्दिया आ गया, कोलकाता आ गया, फिर उसके बाद में पारादीप उड़ीसा में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, इन्नौर, चेन्नई, तूतीकोरन, कोच्चि, न्यू मैंगलोर, ये मैंगलुरु, और ये मुंबई में जवाहरलाल नेहरू और मुंबई, एक ही आ गया कांडला। ये महत्वपूर्ण, तो इसको आप काउंट कर लेना कि अच्छी तरह से याद कर लेना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, या कोलकाता भी है, तो ये 12 अपने क्या है, बंदरगाह है, महत्वपूर्ण बंदरगाह। इनको तो, इनकी डिटेल तो मैंने आपको पहले पिछले साल भी बताई हुई है सबको, सबके पास है ना बेटा ये वाली डिटेल, इसका मैप भर के भी दिया हुआ है। तो ये मैप अब काम आएंगे अपने को, जो पिछली बार बताया था। हाँ, तो ये 12 महत्वपूर्ण अपने बंदरगाह है, और इससे सब, इसके अलावा अपने एक मैप दिया हुआ था ये वाला, इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्या थे, जल मार्ग है ये, आंतरिक जल मार्ग, इन नदियों के माध्यम से किया जाता है, परिवहन किया जाता है। तो इस जलमार्ग के लिए 27 अक्टूबर 1986, इसको अंडरलाइन कर लेना, 27 अक्टूबर 1986 को भारतीय देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया। एक संगठन बनाया गया, इसका नाम दिया गया भारतीय देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, यानी आंतरिक भागों में जो जलमार्ग प्राधिकरण है उसके लिए एक संगठन बनाया गया। नदियों में स्थायी जल मार्ग विकसित करने के लिए सरकार ने 6 महत्वपूर्ण जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया। सरकार ने 6 ऐसे जलमार्ग, जिनमें क्या होता है, पूरे वर्ष भर क्या चलता रहता है, ऐसी नदियां, ऐसी नहरें जिनके माध्यम से क्या है, पूरे वर्ष भर उनके अंदर जल रहता है, तो ऐसे 6 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया। पहला जलमार्ग कौन सा है, गंगा में, गंगा नदी में हल्दिया से इलाहाबाद तक। हल्दिया कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र है, तो पश्चिम बंगाल से लेकर के उत्तर प्रदेश तक 1620 किलोमीटर ये जलमार्ग जो है, इसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया। दूसरा है ब्रह्मपुत्र में, ब्रह्मपुत्र नदी है धुबरी से सादिया तक, भारत में जैसे ये अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, तो वहां से लेकर के कहा, किससे, मेघालय, और मेघालय वाला जो पार्ट है उस क्षेत्र से होते हुए बांग्लादेश में जाती है, तो धुबरी से लेकर सादिया तक 891 किलोमीटर लंबा जलमार्ग भी, तो इसको भी राष्ट्रीय घोषित कर दिया। तीसरा है केरल में, तो पहला कहाँ पे, गंगा वाला, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, ये वाला असम, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के नीचे असम, असम के बाद में फिर मेघालय, और मेघालय के बाद में बांग्लादेश वाला जो क्षेत्र है। तीसरा है केरल में चंपकारा नहर, जिससे 14 किलोमीटर जलमार्ग उपलब्ध करवाती है। पश्चिमी तट नहर कोल्लम कोट्टापुरम खंड 168 किलोमीटर लंबा जलमार्ग उपलब्ध करवाती है, और केरल में ही उद्योग मंडल नहर 22 किलोमीटर लंबा जलमार्ग उपलब्ध करवाती है। असम में भागा से लखीमपुर तक, असम वाला जो क्षेत्र है उसमें भागा से लेकर लखीमपुर तक जलमार्ग उपलब्ध करवाती है। इन नदियों के माध्यम से हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जलमार्ग, तो ये 6 ऐसे जलमार्ग हैं जिनको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया सरकार द्वारा। केंद्र सरकार ने
इसे और मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक 2015 में एक कानून पारित किया। इसे और ज्यादा मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक एक कानून बनाया 2015 में। जलमार्ग प्राधिकरण वित्तीय संसाधनों को एकत्रित कर राष्ट्रीय जलमार्गों के विभिन्न खंडों को शिपिंग नौवहन के लिए विकसित करेगा। और अनुमानित व्यय कितना होगा, इसके ऊपर खर्च कितना होगा, 3500 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च किए जाएंगे, इसको और ज्यादा डेवलप करने के लिए। आंतरिक जलमार्गों को ज्यादा डेवलप करने के लिए 3500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार ने ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक 2015 में पारित किया, उसके बाद में इनको ये जिम्मेदारी दी गई 3500 करोड़ रुपए खर्च करके आप इसको और ज्यादा विकसित करो। आंतरिक जलमार्ग के विकास में जो बाधाएं हैं, अब कौन कौन सी ऐसी बाधाएं हैं जो आंतरिक जलमार्ग को प्रभावित करती है? तो नदियों का मौसमी होना। अब ये तो सबके समझ में आ गई होगी कि हमारे यहाँ पे क्या है, पूरे वर्ष भर नदियों में पानी नहीं होकर के केवल वर्षा काल में ही उनमें पानी होता है। इसलिए ये हमारे लिए एक समस्या है कि हम पूरे वर्ष भर उस क्षेत्र में जल के माध्यम से क्या है परिवहन उपलब्ध नहीं करवा सकते, क्योंकि उनमें क्या होता है वर्षा काल में ही तो अधिकतर जो हमारी नदियां हैं वो कैसी है, मौसमी है। दूसरा, जल स्तर में परिवर्तन। लगातार आए दिन हमारे जल स्तर में लगातार परिवर्तन होता है, तो इस परिवर्तन के कारण भी क्या होता है, ये अब जल कभी ज्यादा और कभी कम। तो नौका के लिए तो एक निश्चित जल, जब नौका परिवहन करते हैं अपन, तो उस नौका परिवहन के लिए एक निश्चित जल की आवश्यकता होती है, लेकिन वो जल कभी ज्यादा और कभी कम हो जाता है, तो ये भी हमारे लिए एक समस्या है। तीसरा है जल प्रपात। अब बीच बीच में क्या होता है, हमारे जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में जल प्रपात। अब नौका संचालन करेंगे तो जल प्रपात कैसा होता है, जल प्रपात में क्या होता है, जैसे ये नदी चल रही है और ये नदी अचानक से इतने नीचे, यानी इसकी कई हाइट इतनी नीचे हो जाती है। अब यहाँ से अपन मान लो नौका का संचालन करते हैं और यहाँ से ये जलप्रपात के माध्यम से जल गिर रहा है, तो यहाँ से अपनी जो नौका होती है उस नौका को यहाँ गिरा नहीं सकती, और गिराएंगे तो क्या होगा, ये जलप्रपात जो है ये भी क्या है, एक अवरोधक है। बीच बीच में नदियों में जो जलप्रपात है वो जलप्रपात के अवरोधक के रूप में। अवसाद की अधिकता। अवसाद का अर्थ होता है कचरा। कचरा, तो इसमें क्या होता है, कचरा इतना जमा हो जाता है कि ऊपर जो पानी चलता है वो कम रह जाता है और नीचे कचरे का जमा हो जाता है, अवसाद ज्यादा जमा रहता है। तो अवसाद की अधिकता के कारण भी हमें समस्याएं देखने को मिलती है। सदावाहिनी नदियों से, हाँ बेटा, अवसाद होता है कचरा, कचरे का जमाव, निक्षेपण जो होता है। धीरे धीरे क्या होता है, हमारी जो नहरें होती है, नदियां होती है, उन नदियों में क्या होता है, धीरे धीरे नीचे तल जो होता है, तल में क्या होता है, कचरा जमा हो जाता है, मिट्टी और अन्य बहुत सारे तत्व जिन मिलकर के क्या होते हैं, नीचे वाला जो तल है उसको ऊपर उठा देते हैं। जैसे अपन बात करें, ये अपनी नदी है और इस नदी में क्या होता है, इस प्रकार से अब ये जब नदी पानी चलता है इसमें, तो इसमें क्या अपने साथ बहाकर जो कचरा लाती है उस कचरे का जमाव यहाँ पर नीचे होता है। इस क्षेत्र में क्या होता है, कचरा जमा होने के कारण यहाँ पर जो जल स्तर है वो जल स्तर क्या होता है, अब नीचे इसमें नौका संचालन के लिए पर्याप्त गहराई होनी चाहिए, लेकिन वो गहराई किसके कारण, इस अवसाद के कारण वो गहराई कम हो जाती है और इसमें नौका का संचालन नहीं हो पाता है। इसमें कचरे का जमाव, अवसाद, कचरे की मात्रा बढ़ जाती है, इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर नौका संचालन नहीं हो पाता है और ये समस्या उत्पन्न कर देता है। कई बार हमारी नौका बीच में मान लो यहाँ पर कोई अवरोध आ गया, यहाँ पर कचरे का ढेर ज्यादा हो गया, तो हमारी जो नौका होती है वो यहीं पर अटक जाती है, इसका तल जो होता है इसके ऊपर टच होगा तो ये आगे नहीं बढ़ेगी। तो इस कारण से क्या होती है, आज लगातार ये अवसाद जो है, एक कचरे की जो मात्रा है उसका निक्षेपण ज्यादा हो रहा है नदियों में। ठीक है। सदावाहिनी, सदावाहिनी नदियों से सिंचाई की नहरें निकालने से। अब एक चीज बताओ, जैसे अपने यहाँ से कोई ये नदी चल रही है और इस नदी से क्या हुआ, यहाँ पर उसमें पर्याप्त जल है और यहाँ जाकर उसमें से एक नहर निकाल दी गई, यहाँ जाकर एक नहर निकाल दी गई, क्या यहाँ तक जितना पानी था क्या यहाँ पर भी उतना ही पानी होगा उसमें, यहाँ पर जितना पानी उसमें चल रहा था क्या यहाँ पर भी उतना ही पानी रहेगा। जब इसमें से दो नहरें इधर निकाल दी, एक इधर निकाल दी, तो इस नहरों में क्या हुआ, इस जल का वितरण हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो पानी कम हो जाएगा, कम होगा तो नौका संचालन नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक समस्या है कि हमारी क्या होती है, सदावाहिनी हमारे साथ बहने वाली नदियों से सिंचाई की नहरें निकालने से जल की कमी आ जाती है, जिससे भी हम नौका संचालन नहीं कर पाते। तटीय क्षेत्र की नदियों में लवण की मात्रा ज्यादा होती है, लवणीय अधिक होना। तटीय जो क्षेत्र में, अब समुद्र के संपर्क में आने वाली जो नदियां होती है, तो उसमें क्या होता है, समुद्री जल के मिलने से क्या होता है, वो जल जो होता है वो कैसा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, लवण की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण अब लवण वाले जल में अगर किसी नौका को लेकर भी जाते हैं तो वो एक तो चल नहीं पाती है और कई बार क्या होता है उसमें वो इतना गाढ़ा होता है कि उसमें
तापमान सर्दी शीतकाल में तो क्या होता है, वो जम जाता है और जमने के कारण उस क्षेत्र में नौका संचालन संभव नहीं होता। तो ये तो क्या है, समस्या है विकास में, आंतरिक जल परिवहन के विकास में ये तो प्रमुख बाधा है। अब इससे लाभ क्या है, तो आंतरिक जल परिवहन के लाभ, सबसे सस्ता परिवहन, बिल्कुल ये लाभ हुआ। अन्य साधनों की तरह रखरखाव का खर्च इसका, अन्य साधनों की तरह इसके रखरखाव का खर्च नहीं करना पड़ता। एनर्जी, ऊर्जा की बचत होती है। भारी सामान के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त माना गया है। वर्षा काल में जब वर्षा होती है, उस तो वर्षा काल में पूर्वोत्तर में सड़क रेल मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। वर्षा काल में हम देखते हैं कि ऊपरी जो क्षेत्र है, कौन से कारण, पूर्वोत्तर भाग में, पूर्वी भाग में क्या होता है, पर्वतीय जो क्षेत्र है, वर्षा काल में तो बड़े बड़े पहाड़ जो होते हैं वो रोडों पर गिर जाते हैं, खिसक कर नीचे आ जाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं भूस्खलन। भूस्खलन की घटनाएं होती है। तो ऐसी अवस्था में क्या होती है, सड़क मार्ग जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, सड़क मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारे लिए सबसे उपयुक्त मार्ग जो है वो जल मार्ग ही रहता है। तो इसलिए ये सबसे ज्यादा उपयुक्त माना गया है। जल परिवहन में प्रदूषण भी क्या होता है, बहुत कम होता है। ये इसके फायदे भी है और इसके अवरोध में बाधाएं भी अपन ने देखी थी, ये बाधाएं और ये फायदे इसके। अब आते हैं अपन बंदरगाह। समुद्र तथा नदी के किनारे पर स्थित वह नगर जिसमें एक पोताश्रय, पोताश्रय बोलते हैं बंदरगाह को, एक पोताश्रय होता है जहाँ जहाजों से माल उतारने और चढ़ाने की सुविधा होती है, जिसको बंदरगाह कहा जाता है। तो ये अंडरलाइन कर लेना, बंदरगाह किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, कि समुद्री किनारे पर स्थित वह भाग जहाँ पर जहाज आकर रुकते और जहाजों से माल उतारने और चढ़ाने का कार्य जहाँ पर किया जाता है, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, बंदरगाह कहा जाता है उसको। अब आता है महासागरीय जल परिवहन। भारत, यस बेटा, अभी मैंने आज भेज दिया आपके पास ये वाला, मिला नहीं आप, मिला नहीं? नहीं पूरा मैंने पेज, बेटा मैंने पूरा पेज इसका, इसकी इसका पीडीएफ बना करके आपके पास भेज भी दिया, अगर नहीं, और इसको और इजी में लिखना चाहो तो मैं बोल देता हूँ, लिख लो। बंदरगाह की परिभाषा आप लिख लो, मैं लिखवा देता हूँ। समुद्र किनारे वह स्थान जहां पर जहाज आकर रुकते हैं और उन जहाजों में माल उतारने और चढ़ाने का कार्य किया जाता है, जिसे बंदरगाह कहा जाता है। समुद्र किनारे का वह भाग जहां पर जहाज आकर रुकते हैं और जहाजों में माल उतारने और चढ़ाने का काम किया जाता है, तो उस स्थान को बंदरगाह कहा जाता है। लिख लोगे? ओके। नेक्स्ट अपन देखते हैं महासागरीय जल परिवहन। कि भारत, अब भारत में एक चीज बिना देखे बताना है, कौन बताएगा? करिश्मा, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तटरेखा की लंबाई बताओ। जबरदस्ती, 6100 किलोमीटर। ओके, और फिर उनका अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है, उनकी काउंट नहीं करेंगे अपन तटरेखा में? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित द्वीप समूह की, ओके, केवल तटरेखा। तो तटरेखा की लंबाई कितनी? 6100। और टोटल अगर जलीय सीमा की बात करें तो वो कितनी है? 7516.6। टोटल तो कितनी है? 7516.6, जिसमें द्वीप समूह सहित। और अगर तटरेखा की बात करें अपने भारत की, तो वो है 6100 किलोमीटर। अब ये कैसे है, इसको एक बार ध्यान से देख भी लो। ये वाला जो पार्ट आता है अपने, तो ये गुजरात वाला जो क्षेत्र, यहाँ से लेकर के, ये गुजरात वाले क्षेत्र से लेकर के ये वाली जो लंबाई है पश्चिम बंगाल तक, तो ये जो है ये तो है 6100 किलोमीटर। और अरब सागर, अरब सागर में क्या है? लक्षद्वीप। अब छोटी छोटी बहुत सारे द्वीप है। और इधर बंगाल की खाड़ी में, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इस प्रकार से ये इस श्रृंखला में। यहाँ ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान, तीन भागों में इसको डिवाइड करते हैं। तो इनकी भी क्या है? तटरेखा है, क्योंकि ये भी जल के अंदर स्थित है, तो इन सबकी तटरेखा है। तो इसमें अगर अपन देखें तो 7516, इसमें से 6100 माइनस कर दो, 1416.6,
ये जो है तट अपने जो द्वीप समूह है उन द्वीप समूह की तटरेखा है 1416 सारे द्वीपों की मिला करके। तो हमारी जो यहाँ से ये वाली तटरेखा, अब बंदरगाह जो है इन क्षेत्रों में भी बंदरगाह है और यहाँ पर भी बंदरगाह है और इस क्षेत्र में, तो यहाँ से अपन ने भी बात की थी कि 12 महत्वपूर्ण बंदरगाह है। 12 महत्वपूर्ण बंदरगाह, दो तो है पश्चिम बंगाल में, कोलकाता और हल्दिया, फिर उसके नीचे आते हैं तो उड़ीसा में आ जाता है। उड़ीसा के बाद में आंध्र प्रदेश। उड़ीसा में कौन सा है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले नाम, उड़ीसा में स्थित बंदरगाह का नाम। अरे अभी 2 मिनट नहीं हुई, अभी 12 बंदरगाहों के नाम बताए हुए। पूजा, उड़ीसा में स्थित हल्दिया और कोलकाता बेटा पश्चिम बंगाल में स्थित है। बात कर रहे हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में स्थित बंदरगाह के नाम। 2 मिनट में भूल गए, अभी 2 मिनट पहले तो दिखाया ही है। ऐसे बोलोगे तो कैसे काम चलेगा बेटा। विशाखापट्टनम बेटा आंध्र प्रदेश में है। अभी मैंने आपको निशान भी लगवाया, याद हो तो आपको। देखो, कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, इंदौर, चेन्नई, तो कौन सा है, पारादीप बंदरगाह नहीं है उड़ीसा में। दोबारा देख लो, कोलकाता हल्दिया तो है किसमें, पश्चिम बंगाल में, पारादीप है उड़ीसा में, विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में, इन्नौर जो है ये इन्नौर तमिलनाडु का जो तट है इसके यहाँ पे आंध्र प्रदेश का नीचे वाला जो भाग है तो चेन्नई के पास में स्थित है, चेन्नई बॉर्डर पर, चेन्नई के जस्ट पास में, तो तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। फिर तूतीकोरन कहाँ है, तमिलनाडु में। कोच्चि का है, केरल में। न्यू मैंगलोर कर्नाटक में, और मैंगलोर बंदरगाह भी ये भी कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद में जवाहरलाल और मुंबई, ये दो बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू मार्ग जलमार्ग जो क्षेत्र है यहाँ पर दो बनाए गए थे, एक तो मुंबई के नाम से जाना जाता है और एक दूसरा बनाया गया उसको बोलते जवाहरलाल नेहरू मार्ग। कांडला जो है गुजरात में स्थित है। यहाँ पे एक देखो तो पोरबंदर और है, लेकिन वो अपने राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका प्रयोग केवल महत्वपूर्ण तो ये 12 है। तो इन 12 बंदरगाहों को तो कंप्लीट याद रखना है अपने को। अब याद रह जाएंगे, पहले भी बताए हुए 11वीं क्लास में भी आपको याद हो तो, ऐसे भूलना नहीं है बेटा। अब इसमें देखो, भारत 7517, यहाँ पे 7517 समझ में आ गया क्यों आ रहा है, 7516.6, तो इसको 17 लगभग में लिखा है। तो भारत की 7517 किलोमीटर लंबे समुद्री तट रेखा और 20 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक का समुद्री आर्थिक क्षेत्र, संपूर्ण तट रेखा पर 13 प्रमुख पतन, 20 लघु और मध्यम पतन बंदरगाह अलग अलग स्थित है। तो 13 बड़े, 20 छोटे और मध्यम के तो क्या है बहुत सारे हैं। तो देश का लगभग 95% मूल्य स्तर पर 70%, अगर बात करें कि देश का जो टोटल व्यापार होता है उसका 70% मूल्य स्तर पर बात करें तो 70% व्यापार इसी के माध्यम से किया जाता है, व्यापारिक समुद्री मार्ग से होता है। तो देश का 95% व्यापार समुद्री मार्ग से, और टोटल अगर पैसों की दृष्टि से बात करें तो 70% इनकम इसी व्यापारिक मार्ग से होती है। 13 बड़े बंदरगाह द्वारा कुल समुद्री व्यापार का, जो 13 बड़े बंदरगाह है उन बंदरगाहों से समुद्री व्यापार का 76% पूरा किया जाता है। 76% व्यापार इसी के माध्यम से किया जाता है। देश में 200 मध्यम और छोटे बंदरगाह है, जिनमें पश्चिमी तट पर गुजरात राज्य में, अब इसको ध्यान से समझ लो, पश्चिमी तट पर गुजरात में 40 बंदरगाह है, महाराष्ट्र में 53 बंदरगाह है, गोवा में 5 है, दमन दीव 2, कर्नाटक में 9, केरल में 13, लक्षद्वीप में 40, तमिलनाडु में 14, पुडुचेरी में 1, पश्चिम बंगाल में, अब पश्चिम बंगाल में 1 दे रखा है, क्यों, क्योंकि समुद्री किनारे केवल 1 स्थित है। कोलकाता बंदरगाह है वो नदी के किनारे स्थित है, कौन सी नदी, हुगली नदी के किनारे। ये एक इसीलिए दिया हुआ है, समुद्री की बात कर रहे हैं हम, बात किसकी कर रहे हैं, महासागरीय जल परिवहन की। महासागरीय में कौन सा आता है, केवल हल्दिया,
कोलकाता वाला जो है उस नदी के किनारे स्थित है। अंडमान निकोबार में 23 बंदरगाह स्थित है। ये तो महत्वपूर्ण बंदरगाहों के आ गए। तो अपने को सबसे जो 13 अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है उनका तो याद रखना है अपने को। भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड, देश की सबसे बड़ी जहाजरानी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर पब्लिक लिमिटेड कर दिया गया। यानी प्राइवेट लिमिटेड को किसमें कर दिया? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बना दिया गया। कंपनी को भारत सरकार ने 24 फरवरी 2000 को क्या कर दिया? मिनी रत्न का खिताब भी इसको दिया था। मिनी रत्न, भारत रत्न की जगह इसको छोटा रत्न बताया गया क्योंकि सबसे बड़ा योगदान था देश की इस परिवहन के अंतर्गत इसका। तो कंपनी की देश की कुल भार वहन क्षमता का 3.5%। वर्तमान में इस कंपनी के पास बेड़े में 84 पोत का मतलब 84 जहाज है। वर्तमान में इस कंपनी के पास इसके बेड़े में इसने कितने जहाज बना रखे? 84 जहाज बनाए हैं। जिससे क्या होता है? ये परिवहन बड़ा आसान हो जाता है। तो ये परिवहन, जल परिवहन अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है पाइपलाइन परिवहन, काफी इजी है तो इसको आप एक बार पढ़ लेना, कल इसको और कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा। बेड़े का अर्थ होता है, जैसे अभी बात करें, ये कंपनी है और ये कंपनी क्या करती है? प्रोडक्शन करती है, जहाज बनाती है, और इसने जहाज बना करके ये अपने बाड़े में खड़े कर रखे हैं। तो इसके बेड़े में नहीं, इसके अधिकार क्षेत्र में कितने? 84 पोत। पोत का अर्थ होता है जहाज। 84 पोत इसके अधिकार क्षेत्र में है, जिनका प्रयोग ये इसने खुद क्या किया है? इनका निर्माण किया है। तो इसलिए इस कंपनी को क्या कहा गया? मिनी रत्न। मिनी रत्न का पुरस्कार सरकार ने इसको दिया है। हाँ बेटा, आप क्या बोल रहे हो? हाँ, इसके पास, इसके बेड़े का मतलब इसके बाड़े में खड़े हैं, ये मान लो अपने तो सीधी लैंग्वेज। इसने इतने जहाज बना रखे हैं, इसीलिए तो इसको मिनी रत्न का अवार्ड दिया गया था। अब पाइपलाइन परिवहन जो है, एक बार आप थोड़ा रिवीजन कर लेना इसका। रिवीजन किसका? इस चैप्टर का। कोई भी चीज ऐसी छूट गई हो तो उसको अपन दोबारा कर सके, तो कल अपनी ये पाइपलाइन परिवहन भी हो जाएगा, और कोई पीछे का कोई टॉपिक आपके छूट गया हो, रह गया हो, तो उसको भी अपन क्लियर कर लेंगे। अब इसमें पढ़ के आना बेटा इनको कल। नाहरकटिया, न्यूनमती, बरौनी, ये नाम जो आ रहे हैं इनको मैप में मार्क कर लेना पहले ही। नाहरकटिया, न्यूनमती, बरौनी मैप में मार्क करके आना। नहीं मिले तो मेरे को बता देना, लेकिन मार्क करके लाना है आपको कि कहाँ से कहाँ तक ये पाइपलाइन है। दूसरा दिया है गुजरात की पाइपलाइन, ये कौन कौन सी? अकलेश्वर, कोयली पाइपलाइन। तो अकलेश्वर कहाँ है, कोयली कहाँ है, तो इनका क्षेत्रों की मैप में देखना है। एटलस में, एटलस में भी आप परिवहन वाला मैप देखोगे ना, पाइपलाइन परिवहन का दिया होता है अलग ही, तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं इसको पढ़ के नहीं आना है, इसको ध्यान से समझ के आना है। मुंबई हाई, मुंबई अकलेश्वर कोयली पाइपलाइन, तो ये कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो इनको एक बार ढंग से याद करके आना है, कोशिश करना याद भी हो जाए, और फिर इसको समझेंगे। ठीक है।